डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की तीसरी विधि यानी एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और इसके पहले मैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बनाने की विधि बता चुका हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें या आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, वहां जाके देख लें। हालांकि जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों को जोड़ना। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंथेसिस करना। ठीक, तो यहां पर लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे एडवर्ब क्लॉज की मदद से। अब चूंकि ये क्लॉज क्या होती है, क्लॉज होती है एक उपवाक्य यानी बड़े वाक्य का एक छोटा हिस्सा जो एक अपने आप में ही वाक्य हो लेकिन बड़े वाक्य का एक हिस्सा। ठीक, तो क्लॉज समझ गए क्या होती है। अब चूंकि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो तीन प्रकार की हो सकती है, या हो सकती है वो नाउन क्लॉज, या हो सकती है एडजेक्टिव क्लॉज, या हो सकती है एडवर्ब क्लॉज। तो हालांकि नाउन और एडजेक्टिव की तो बात करेंगे नहीं, यहां करेंगे हम लोग बात एडवर्ब क्लॉज की। अब कोई भी क्लॉज हो वो कुछ कन्वेंशन का प्रयोग करके बनती है। ठीक, वैसे ही आपकी एडवर्ब क्लॉज भी कुछ विशेष प्रकार की कन्वेंशन का प्रयोग करके बनेगी, या हम ये कह सकते हैं कि जितने प्रकार के एडवर्ब हो सकते हैं उन सभी एडवर्ब के अंतर्गत जो जो कन्वेंशन आती हैं सभी का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए पहले तो उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कौन कौन सी यहां आपकी कन्वेंशन लगेगी, कौन कौन सी वो ग्रुप हैं जिसके अंतर्गत कन्वेंशन आएंगी। तो आप समझिए इतने आपके ग्रुप हैं लगभग 9, यानी टाइम से रिलेटेड कुछ कन्वेंशन होगी, एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड, एडवर्ब ऑफ प्लेस से रिलेटेड, एडवर्ब ऑफ रीजन से रिलेटेड। तो इस तरीके से ये इतने टाइप है, टाइम समय, स्थान, रीजन माने कारण, कंडीशन शर्त, कंपैरिजन तुलना से रिलेटेड, कंट्रास्ट अंतर या विरोध से रिलेटेड, रिजल्ट, रिजल्ट माने परिणाम, पर्पज माने उद्देश्य, मैनर माने तरीका। यानी हम ये समझ सकते हैं जो ये इनके मैंने नाम लिए टाइम, प्लेस, रीजन, जितने इनके ये नाम हैं, जितने प्रकार की कन्वेंशन यूज होगी, तो समझिए उसी से संबंधित जब टाइम से रिलेटेड बात हो रही होगी तो टाइम से रिलेटेड कन्वेंशन का प्रयोग करके ही आपका एडवर्ब क्लॉज बनेगी, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। टाइम से रिलेटेड कौन कौन सी कन्वेंशन है जो हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, तो इनके लिए कोई बड़ा रूल नहीं है। आप इन वर्ड्स को देखें, इनके अर्थ आपको पता है, मैं फिर से डिस्कस करके बता दे रहा हूं। इनके अर्थ वर्ग को आपको दिमाग में रखना है और बाकी सीधा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। देखें जरा, टाइम से रिलेटेड जो जो कन्वेंशन हो सकती है उनमें सभी मैंने लगभग लिखी है। देखें, व्हेनेवर जब कभी, समय की बात हो रही है, व्हेन जब, व्हाइल जब यानी के दौरान, राइट, टिल माने होता है तक, ये भी समय के लिए, अनटिल इसमें नॉट छिपा होता है, टिल का जस्ट अपोजिट है, बिफोर, आफ्टर ये जानते ही आप, एज लॉन्ग एज ये अवधि के लिए, लंबे समय तक के लिए, एज सुन एज शीघ्र, सिंस और फॉर भी यूज हो सकता है निश्चित और अनिश्चित समय के अर्थ में। ठीक है, निश्चित के लिए सिंस और फॉर अनिश्चित के लिए। तो टाइम से रिलेटेड अगर किसी सेंटेंसेस में बात हो रही होगी, यानी होगा क्या, जब अपन लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके तो अपने पास दो सेंटेंस होंगे। ठीक, अब दो सेंटेंस होंगे, जब अपन उनको जोड़ेंगे तो जोड़ने की विधि तो मैं बता ही चुका हूं। सेंटेंस को पढ़िए और मिलाइए ऐसे कि जो जिन दोनों सेंटेंस को अपन को जोड़ना है उनका जो मिलाकर अर्थ आए वो इकट्ठा एक ही में आ जाए। तो इस टाइप से अपन को सिंथेसिस करना है, जोड़ना है। तो आप जब जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इतने टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही होगी उन सेंटेंस में। तो जानिए, अगर टाइम से रिलेटेड बात हो रही होगी तो कोई ना कोई इन कंजंक्शन का प्रयोग करके हम बनाएंगे। प्लेस से रिलेटेड बात हो रही होगी तो इन कंजंक्शन का, यानी जिससे भी संबंधित बात हो रही होगी सेंटेंसेस में उसी से रिलेटेड हम लोग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे और सिंथेसिस करेंगे। तो अब प्लेस की बात कर लेते हैं। प्लेस में कौन कौन सी कंजंक्शन का प्रयोग होगा, तो वेयर माने जहां, वेयर एवर जहां कहीं। ठीक, रीजन कारण से रिलेटेड, तो बिकॉज कारण, सिंस चूंकि, एज चूंकि, तो ये अर्थ कि इस अर्थ में आ जाती है। कंडीशन के अंतर्गत हम जो भी कंडीशन में, अब जरूरी नहीं है जो मैं यहाँ ये बता रहा हूं केवल इतनी होती, और भी हो सकती, तो जिसका अर्थ सेंटेंस में आपका आ जाए, सेंटेंस बनाते समय, जोड़ते समय आपको बेहिचक वो यूज कर देना है। राइट, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए
कंडीशन से रिलेटेड तो इफ का प्रयोग कर सकते हैं, अनलेस यदि नहीं, इन केस, ये प्रयोग हम कर सकते हैं। अच्छा, फिर देखिए कंपैरिजन, तुलना से रिलेटेड। तो तुलना से रिलेटेड तो आप देखते हैं पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, तो वहां तुलना की बात हुई जब डिग्री आए। तो आपने देखा होगा इसमें सो एज और एज एज का यूज होना है। हालांकि एज एज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए और सो एज होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ध्यान दीजिएगा। यानी एक क्लॉज में सो लग जाएगा, दूसरे क्लॉज में एज लग जाएगा। जैसे आई एम नॉट सो टॉल एज माई ब्रदर इज, इस टाइप से, मैं इतना टॉल नहीं हूं जितना मेरा भाई है। अब देखें कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध या अंतर। यानी यहां इन कंजंक्शन का प्रयोग वहां होगा जहां दो विरोधी सेंटेंस एक दूसरे के दिए हों। जैसे कोई ईमानदार है, यानी कोई गरीब है तो भी ईमानदार है, कोई व्यक्ति मजबूत है यानी स्ट्रांग है तो भी वो क्या है, कायर है। इस टाइप के अंतर विरोधी सेंटेंस हो गए, वहां कंट्रास्ट से रिलेटेड आपकी कंजंक्शन लगेंगी। उनमें आएगा आपका दो माने यद्यपि, और दो माने यद्यपि, इवन इफ, यहां तक कि यदि या यद्यपि, इस अर्थ में आपके प्रयोग होंगे। हालांकि मेन प्रैक्टिस आपके एग्जाम्पल्स में होगी, जब मैं आपको प्रैक्टिस इसकी कराऊंगा अभी। बस जस्ट ये इन कंजंक्शन का इंट्रोडक्शन, इसको गौर से समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और इसको कायदे से बस इनके अर्थ दिमाग में रखना है और बहुत आसान है। देखिए अगला रिजल्ट, परिणाम से रिलेटेड सेंटेंस होगा। परिणाम से रिलेटेड कैसे होगा, ऐसे होगा कि एक क्लॉज में तो आपका लगेगा सो और फिर गैप होगा, फिर लगेगा आपका दैट, इस टाइप से आपका होगा। हालांकि एग्जाम्पल में आपको क्लियर करूंगा। अब पर्पज, उद्देश्य से रिलेटेड, तो उद्देश्य से रिलेटेड जैसे हम कहते नहीं मैं पढ़ता हूं ताकि मैं ऐसा कर सकूं, ताकि का अर्थ आएगा, किसका, ताकि का। तो सो दैट आपका लगेगा उद्देश्य में, इन ऑर्डर दैट लगेगा, इन ऑर्डर टू भी लगा सकते, इन सभी का मतलब ताकि होता हो। एक और लगेगा लेस्ट, लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो। लेकिन इन ऑर्डर दैट और इन ऑर्डर टू और सो दैट में एक क्लॉज में ये लग जाएगा जब मतलब इनका जब प्रयोग होगा तो इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो मे या माइट आएगी, वो क्या आएगी वो मैं आपको सेंटेंस में बताऊंगा। बस इसका जस्ट इंट्रोडक्शन आप अभी ले। लेस्ट के साथ शुड लगता है आगे, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। अब मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंजंक्शन होगी, तो एज हो सकती है, सो फार एज जहां तक, एज इफ माने मानो, और एज दो मानो, मानो इनका अर्थ होता है मानो, ठीक है। सो फार एज मतलब जहां तक ये, यानी अभी तक, इस टाइप से अर्थ आते हैं। यानी अपन लोग इसका प्रयोग करेंगे एज, सो फार एज इफ और एज दो, इन सभी का प्रयोग एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए किया जाएगा। समझ गए होंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इनका यूज अपन को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के अंतर्गत करना है, यानी इन्हीं कंजंक्शन का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाएगा। अब अपन लोग प्रैक्टिस इसकी करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल पर चलिए देखते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल से इनको समझते हैं कि आखिर कैसे करना है। तो जो कंजंक्शन अभी मैंने आपको बताई हैं उन्हीं कंजंक्शन का यूज होगा। अब आपको ज्यादा दिमाग में कोई जोर नहीं देना कि क्या लगाएं क्या ना लगाएं, आप अपनी सेंटेंस को पढ़ना है और देखिए उसमें सिचुएशनली वो क्या कह रहा है, सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्या उसमें लगना चाहिए। तो ये आपका सेंटेंस ही जोड़ते समय बता देगा कि ये चीज लगेगी, इससे रिलेटेड कंजंक्शन लगेगी। तो वो आप याद कीजिए उसकी मीनिंग और बस कंफर्म कर दीजिए, उसको बना लेना। तो देखें जरा, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, आई वेटेड फॉर राम गोपाल। मैंने राम गोपाल का इंतजार किया, एक वाक्य। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मैंने उसके लौटने तक इंतजार किया। मैंने राम गोपाल का इंतजार किया, मैंने उसके लौटने तक इंतजार किया। तो पहले तो सिंथेसिस का जो तरीका होता है, सेंटेंस को पढ़ो, उनका अर्थ निकालो और जब उनको जोड़ो तो ऐसे जोड़ो कि सभी का अर्थ एक साथ आ जाए। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो इसमें समय की बात तो हो रही ना। अब अपन को ये चेक करना है एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत किससे रिलेटेड कंजंक्शन लगेगी, तो वो सेंटेंस बता देगा। तो है ना, तो आई वेटेड फॉर राम गोपाल, मैंने राम गोपाल का इंतजार किया। और आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मैंने उसके लौटने तक इंतजार किया, यानी समय की बात हो रही। तो समय की बात हो रही तो आप अब सेंटेंस को देखो, अब समय में भी कौन सी कंजंक्शन लगेगी वो दिमाग में रखना। तो उसके लिए जरूरी है आप सेंटेंस को मिलाइए पहले। तो जैसे अब मैं मिला के इसका इकट्ठा अर्थ बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, मैंने राम गोपाल का उसके लौटने तक इंतजार किया। या मैं बोलूंगा मैंने राम गोपाल का
इंतजार किया जब तक वो लौट नहीं आया, इस टाइप से, या लौट आया। तो मैं इसको जब बनाऊंगा तो बोलूंगा तक, यानी टिल का हम यूज करेंगे। आई वेटेड फॉर रामगोपाल टिल ही अराइव्ड, जब तक वो आ गया, मैंने उसका इंतजार किया। टिल ही अराइव्ड क्या होगा? टिल ही अराइव्ड। अब टिल हिज अराइवल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर टिल हिज अराइवल सीधा अपन लोग जोड़ देते हैं तो वो सिंपल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आई वेटेड फॉर रामगोपाल टिल हिज अराइवल, यानी यहां कहीं भी क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें कॉम्प्लेक्स में जो क्लॉज होती है, हर एक क्लॉज, चाहे वो प्रिंसिपल क्लॉज हो और चाहे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, यानी जो भी क्लॉज है वो अपने आप एक वाक होगी। अगर हम टिल हिज अराइवल कर देते, हिज अराइवल ऐसे ही लिख देते तो वो सिंपल ही हो जाएगा, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। लेकिन जब हम लिखेंगे टिल ही अराइव्ड, तो टिल हो गई कंजंक्शन और ही हो गया सब्जेक्ट और अराइव्ड, ध्यान दीजिएगा, यानी अपने आप एक वाक हो गया पास्ट इंडेफिनिट। और इतना जब लिखेंगे आई वेटेड फॉर रामगोपाल, ये हो जाएगा एक अलग वाक, यानी दो इकट्ठे जोड़ गए तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। राइट, समझ में आ गई? वो भी आपका एडवर्ब क्लॉज में जो टाइम से रिलेटेड कंजंक्शन है उसका प्रयोग करके। अब अगला एग्जांपल देखें जरा, पहला क्लियर, दूसरा देखिए। नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, नेहरू कई जगह गए। नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, और सब जगह उनका स्वागत हुआ। तो जब उनको जोड़ के बोलेंगे तो पहले चीज तो समय की, जगह की बात हो रही, नेहरू कई जगह गए, सब जगह उनका स्वागत हुआ। तो इसमें आप क्या समझ रहे हैं? पहली चीज तो ये समझिए कैसे तय करेंगे कि एडवर्ब क्लॉज लगनी है ना, ये चीजें। तो एडवर्ब क्या काम करता है? क्रिया की विशेषता बताता है। तो यहां जाने की विशेषता है कि जहां कहीं गए वो वहां स्वागत हुआ, है ना, इस टाइप से। तो क्या होता है कि अपन को अपने कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना होता है। तो यहां समय, चूंकि स्थान की बात हो रही, तो स्थान से रिलेटेड क्या, वेयर या वेयर एवर में से कोई यूज कर सकते अपन। तो जो अर्थ में बैठ जाए उसी को यूज करना है। जैसे नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, नेहरू कई जगह गए, उनका ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, और सब जगह उनका स्वागत हुआ। तो हम सेंटेंस को जब इकट्ठा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि नेहरू का स्वागत हुआ जहां कहीं वो गए, नेहरू का स्वागत हुआ जहां कहीं वो गए। तो नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू का स्वागत हुआ वेयर एवर, जहां कहीं ही वेंट, नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू का स्वागत किया गया, वेयर एवर, अपने आप वेयर एवर अर्थ में आ गया, वेयर एवर ही वेंट। अब वेयर एवर ही वेंट इतना एक अलग है पास्ट इंडेफिनिट में, और इसके पहले अलग है ही वाज, नेहरू वाज वेलकम, ठीक है। तो इतना एक टाइप से कॉम्प्लेक्स हो गया। तो कैसे बनेगा? नेहरू वाज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट। अब ये एवरीवेयर आपका कहां गया? ये समाहित हो गया वेयर में, वेयर एवर में, क्योंकि जगह ही तो हो रही बात है ना। तो इस टाइप से आपको बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखें, ही इज वेरी वीक, ही इज वीक, वो कमजोर है, आई शैल टीच, मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो वो कमजोर है, मैं उसको पढ़ाऊंगा, कारण की बात हो रही, यानी एडवर्ब ऑफ रीजन से रिलेटेड कंजंक्शन लगेगी, यानी मैं उसको पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है। तो आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक, या एज ही इज वीक, या सिंस ही इज वीक, इस टाइप से कर सकते हैं। राइट, अब देखिए चौथा एग्जाम्पल। चौथा जो एग्जाम्पल है, डू नॉट वर्क टू मच, कि ज्यादा काम मत करो, डू नॉट वर्क टू मच, यू विल लॉस योर हेल्थ, कि तुम अपनी हेल्थ को खो दोगे, स्वास्थ्य को खो दोगे, यानी स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा। तो इसमें एक धमकी भरे अंदाज में कंडीशन की बात हो रही, अगर ज्यादा काम करते हो तो स्वास्थ्य खो दोगे। तो इसको अगर के अर्थ में इफ लगा सकते, तो यानी कंडीशन की बात हो रही तो इफ लगा दो, अनलेस लगा दो, इन केस लगा दो, कुछ भी लगा दो। यदि इफ से बनाते तो क्या लिखेंगे? इफ यू वर्क टू मच। अब यू कहां से आ गया? तो इंपरेटिव, इंपरेटिव में यू छुपा होता है। इफ यू वर्क टू मच, अगर तुम ज्यादा काम करते हो तो के लिए कॉमा, यू विल लॉस योर हेल्थ, इफ से बन गया। अनलेस से बनाइए, अनलेस में चूंकि नहीं छिपा होता है तो अनलेस से ही बन सकता है, अनलेस यू वर्क टू मच। अब अनलेस में चूंकि नहीं पहले से है तो अनलेस का मतलब है यदि नहीं, यू वर्क टू मच, अगर तुम ज्यादा कार्य नहीं करते तो के लिए कॉमा, यू विल नॉट लॉस योर हेल्थ, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक, यू विल नॉट लूज योर हेल्थ। राइट, इन केस से ही बना सकते, यू विल लूज योर हेल्थ इन केस यू वर्क टू मच, अगर आप ज्यादा कार्य करते हो। राइट, तो ये हो गया। अब देखें अगला, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है, ईमानदार है। दो विरोधी चीजें बातें आ गई इसमें, और जब विरोधी चीजें आ जाती है तो एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट होता है। तो वहां दो, ऑल्दो, इवन इफ लगा सकते हैं। तो माने यद्यपि, तो इसको कैसे बोलेंगे? यद्यपि वो गरीब है तो भी वो ईमानदार है। तो ऑल्दो ही इज पुअर, कॉमा, ही इज ऑनेस्ट, इस टाइप से कर सकते हैं ना। या दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, या ही इज ऑनेस्ट
वो गरीब है, इवन इफ, यहां तक कि यद्यपि वो क्या है, पुअर है। इस टाइप से ही इज पुअर, तो इस टाइप से आपका बना सकते हैं इसको, राइट। अब देखें अगला एग्जांपल, ही वाज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही कुड नॉट बाय दिस बुक, है ना, वो बहुत गरीब था, वो ये किताब नहीं खरीद सकता था। तो अगर हम इसको मिला के बोलेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, वो इतना गरीब था कि वो किताब नहीं खरीद सकता था। ये रिजल्ट हुआ ना, परिणाम की बात, इतना गरीब था कि किताब नहीं खरीद सकता था, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अब वो इतना गरीब, तो इसमें एक क्लॉज में हो जाएगा आपका सो, और फुल स्टॉप की जगह दैट लग जाएगा। ही वाज सो पुअर दैट की, और फिर पूरे लास्ट ही कुड नॉट बाय दिस बुक, राइट। ये समझ में आ गया। जब भी आपका सेंटेंस में वेरी दिया हो एक में, और दूसरे में कुड नॉट या कैन नॉट दिया हो, तो जान जाइए वेरी को सो में बदल देना है, फुल स्टॉप की जगह दैट लगा देना, पूरा लास्ट तक लिख देना, हो गया। तो ही वाज सो पुअर, इतना गरीब की, ही कुड नॉट बाय दिस बुक। अगला जो एग्जाम्पल होगा देखें जरा, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी स्वॉर्ड निकाली, तलवार निकाली। आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहता था, मैंने अपनी रक्षा करना चाहता था। तो तलवार निकालने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर्पज की बात हो रही, तो पर्पज के लिए अपन लोग क्या यूज कर सकते हैं, सो दैट, ताकि, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर टू कर सकते हैं ना। तो इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर टू या सो दैट, कुछ भी यूज करें तो उद्देश्य होता है ऐसा करने का, ताकि ऐसा हो सके। अब चूंकि सके में संभावना का छिपा होता है, इसलिए मे या माइट के यूज करते हैं। कहाँ में यूज करते हैं, कहाँ माइट, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के टेंस पर। यदि पास्ट का होगा तो माइट यूज करेंगे, और प्रेजेंट का होगा तो मे यूज करेंगे। जैसे कैसे बनाएंगे इसको समझे जरा, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली, ताकि, ताकि, सो दैट, आई वॉन्टेड, आई अब वॉन्टेड नहीं होगा, वो सो दैट में समाहित हो गया, सो दैट, ताकि आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, क्या हो जाएगा, आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट, ये इन ऑर्डर दैट, ये इन ऑर्डर टू, अगर इन ऑर्डर टू लगाएंगे, इन ऑर्डर टू डिफेंड माई सेल्फ, लेकिन इन ऑर्डर टू यूज ना करके, क्योंकि इन ऑर्डर टू लगाएंगे तो आप वो हो जाएगा फिर आपका सिंपल सेंटेंस, लेकिन इन ऑर्डर दैट जब लगाएंगे तो आगे अपन को मे लगाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, या सो दैट लगा दीजिए, सो दैट सबसे अच्छा उचित बैठेगा। आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट, ताकि, आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं। यदि ड्रू की जगह इधर होता प्रेजेंट में ड्रॉ, मैं अपनी तलवार निकालता हूं ताकि, और यहां होता वॉन्ट, ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं, तो फिर मे लगता, आई ड्रॉ माई स्वॉर्ड सो दैट आई मे डिफेंड माई सेल्फ, इस टाइप से। तो इसमें उद्देश्य आ गया, समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। अब देखिए अगला, यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, कि आपने मेरे साथ एक सर्टेन वे यानी एक निश्चित तरीके से व्यवहार किया। यू हैव ट्रीटेड मी, कि आपने मुझे ट्रीट किया, मेरे से व्यवहार किया एक निश्चित तरीके से। आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, कि मैं आपको सेम वे में यानी उसी तरीके से ट्रीट करूंगा। तो इसमें मैनर की बात हो रही, तरीके की बात हो रही, तो तरीके के लिए सो फार एज, एज इफ, एज दो लगा सकते ना, ठीक। तो अपन को क्या करना है कि जो उचित अर्थ में बैठे वही लगा देना। तो इसको जब मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, कि आपने मुझे विशेष तरीके से व्यवहार किया, मैं वैसे ही करूंगा, तो मैं वैसे ही व्यवहार करूंगा जैसे आपने किया, यही अर्थ आएगा ना। तो आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, क्या हो जाएगा, आई विल ट्रीट यू, मैं आपको ट्रीट करूंगा एज, जैसे यू हैव ट्रीटेड मी, राइट, समझ गए। तो एज का यूज हो जाएगा यहां एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत। तो अगला एग्जांपल देखें भैया, आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं बिल्कुल थका हूं। आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं काम नहीं कर सकता। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ मैं इतना थका हूं कि, मैंने बोला ना जहां बेरी वाला अर्थ है, बहुत वाला, यानी क्वाइट आ गया बेरी की जगह, तो वहां सो कर देना है और फुल स्टॉप की जगह दैट। तो क्या हो जाएगा, आई एम सो टायर्ड, इतना थका हूं दैट की आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, राइट। समझ में आ गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिजल्ट वाली बात हो रही। अब देखिए जरा अगला, इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है। अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, इसको एक बच्चा समझ सकता है। तो क्या मतलब हुआ, ये इतना सिंपल है कि बच्चा समझ सकता है। इट इज सो सिंपल दैट, फुल स्टॉप की जगह दैट लगा देंगे, अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। अगला है सेंटेंस, ही राइट्स इट, वो इसको लिखता है।
डू राइट इन द सेम वे। डू राइट लिखो, इन द सेम वे वैसे ही लिखो। ही राइट्स इट, वो इसको लिखता है। डू राइट लिखो, इन द सेम वे वैसे ही लिखो। तो लिखो जैसे वो लिखता है, यही अर्थ हुआ। तरीके की बात हो रही तो राइट या डू राइट एज ही राइट्स, राइट, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए टाइप के एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, और जो भी आपकी क्वेरी हो, दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल के थ्रू मुझको आप वो एग्जाम्पल कमेंट में बता दें, या आप कमेंट में करके मुझे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है इस टॉपिक के अंतर्गत। मैं उसको सॉल्व आउट करूंगा और उस पर एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। हालांकि अभी इस पर एक और वीडियो आएगा जिसमें तीनों को एक ही वीडियो में दिया जाएगा, जिसमें पूरी टेक्निक आपको बताई जाएगी। तो उसका आप वेट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।